नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे आज की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है विद्यानाथ झा। परिवार के झगड़े पर आज पहली बार मुलायम सिंह यादव सामने आए। कहा, पूरा परिवार एकजुट है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मेरे रहते पार्टी नहीं टूटेगी। मुलायम सिंह ने यह भी ऐलान किया कि बर्खास्त पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की यूपी सरकार में फिर वापसी होगी। हम कोई हो इतने पार्टी के लिए प्रजापति अब इसके बारे में प्रजापति कहाँ पार्टी में खड़े मेरे सारे कैसे खड़ा पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतलब हमारे किसी नेता का चाहे अध्यक्ष हो चाहे रामपाल हो कोई मतलब अभी हमारे हम सब बंदे आए बैठे अभी चले गए हैं। मैंने दोबारा काम कैसे करे आगे बढ़े चुनाव के लिए, उसके लिए मैंने मीटिंग कराई। यादव परिवार में टकराव। 12 सितंबर को हटाए गए 2 मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त करने के बाद शुरू हुआ। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटा दिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। अखिलेश ने शिवपाल से 9 में से 7 अहम मंत्रालय वापस ले लिए। इससे पहले अखिलेश ने मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के एसपी में विलय का शिवपाल सिंह का फैसला पलट दिया था। शिवपाल यादव ने कल कैबिनेट और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अखिलेश और मुलायम ने नामंजूर कर दिया था। इस्तीफा देने के बाद आज सुबह शिवपाल यादव ने लखनऊ में अपने घर के बाहर समर्थकों को संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव का साथ देने की अपील की। शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी को कमजोर न होने दें, नेताजी के आदेश का पालन करें। आप सब लोगों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करना समाजवादी पार्टी को और हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। जिस वक्त शिवपाल समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। रामगोपाल यादव को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। रामगोपाल यादव को पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। शिवपाल यादव पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। 2012 में मुलायम के सीएम बनने से इनकार के बाद माना जा रहा था कि शिवपाल को राज्य की कमान मिलेगी। माना जाता है कि रामगोपाल ने ही अखिलेश को सीएम बनाने की वकालत की और मुलायम को इसके लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन से किनारा करने का फैसला भी रामगोपाल के कहने पर किया गया। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद नंबर 2 का है। माना जाता है कि पार्टी में मुलायम सिंह के बाद संगठन और वोटरों पर सबसे ज्यादा पकड़ उन्हीं की है। समाजवादी पार्टी में चल रही रस्साकशी को बीजेपी ने फैमिली ड्रामा बताया। बीजेपी ने कहा, जनता का ध्यान 5 साल के कुशासन से हटाने के लिए नाटक किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा, पारिवारिक झगड़ा पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आए, इनको पता है कि जनता सबक सिखाएगी, तो एक ड्रामा करके जो सरकार का करप्शन था उसकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ध्यान हटाना चाहती है। खानदानवाद जरूर आया है जिसमें जबरदस्त झगड़ा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बुरा वक्त है। और मुझे लगता है जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि इस खानदानी विवाद को तुरंत ख़त्म करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत जल्दी उन्हें मैदान में चुनौती के लिए एक्सेप्ट करनी होगी चुनाव की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई। अखिलेश और शिवपाल यादव के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। इससे पहले आज दिन भर मुलाकातों का दौर जारी रहा। सुबह 9 बजे मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। सुबह 10:25 पर मुलायम के खास विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे शिवपाल के घर पहुंचे। सुबह 10:25 पर मुलायम के कहने पर ही माता प्रसाद पांडे शिवपाल से मिलने पहुंचे थे। सुबह 10:55 पर शिवपाल मुलायम सिंह से मिलने 5 विक्रमादित्य मार्ग पहुंचे।
सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की वापसी के अलावा शिवपाल यादव को उनके लिए गए मंत्रालय की भी वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका 4 में से 3 बेटे खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दायर की। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग की। शहाबुद्दीन से परिवार की जान को खतरा भी बताया। जी सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार जो है जिस लोगों को मदद करती है, हम जैसे मजबूर इंसान की भी मदद करे। दर्जनों और केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे दहशतगर्द को बेल दे देना बिल्कुल नाजायज था। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। राजनीतिक दलों ने शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर फिर बिहार सरकार को घेरा। कानून इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी आपको कुर्सी से प्रेम है। तो इस मामले में भी मेरिट्स पर अगर ये मामला बनता है कि इसको चैलेंज किया जाए तो बिहार सरकार से करेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा राजनीति न देखी जाए। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद 10 सितंबर को जेल से रिहा किया गया। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने 2004 में सीवान के कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का दोषी ठहराया है। उम्र कैद की सजा मिली है। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान से आरजेडी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले 2 बार विधायक भी थे। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई है और शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। तो बिहार सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है क्योंकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है और सोमवार को इस पर सुनवाई। सीबीआई की टीम जांच के लिए आज सीवान पहुंची। सीबीआई पुलिस डायरी अपने कब्जे में लेगी। मामले के 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। सीबीआई इस केस में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से भी पूछताछ कर सकती है। राजदेव की पत्नी ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर में शहाबुद्दीन का नाम शामिल करने की मांग की थी। इस बीच कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस के मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद कैफ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। तो जब तक सीबीआई मेरे पास नहीं आ जाती पूछताछ के लिए, तब तक मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। सीबीआई के लिए तो मैं शुरू से ही लड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई पर भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। कैफ उर्फ बंटी 10 सितंबर को शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त उनके साथ नजर आया था। इसके बाद एक और तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में कैफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता देते दिखा। कैफ राजदेव पत्रकार हत्याकांड के आरोपी वो फरार चल रहे हैं। पुलिस की विफलता है कि आज तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। नाउ इफ द मिसेस राजदेव रंजन goes to the Supreme Court for cancellation of Shahabuddin's bail, the state government will support her bail. मोहम्मद कैफ सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है। 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। उसके बाद से कैफ फरार चल रहा है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने अलग अलग टीमों का गठन किया। अरुणाचल में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 43 विधायकों के साथ पीपीए में विलय का ऐलान किया। इस अहम कदम के बाद कांग्रेस सरकार को पीपीए सरकार में तब्दील कर दिया गया है। 2 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के साथ अब केवल एक विधायक नवाम तुकी बचे हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप में तो आज बिल्कुल एक खोखलापन सा है, तो वो नाराज हो गए। हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। कांग्रेस ने पार्टी में बगावत को खत्म करने के लिए जुलाई में तुकी की जगह खांडू को मुख्यमंत्री बनाया था। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक थे। इसके अलावा विधानसभा में बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों की स्थिति के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। खांडू और समर्थक विधायकों के पीपीए में शामिल होने के बाद पार्टी फिर
उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी। इस गठबंधन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मई 2016 में बनाया था। फिलहाल बीजेपी विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 1979 में एक स्थानीय पार्टी के तौर पर बनी थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हर महीने लाखों रुपए भेजे जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों को हर महीने हवाला के जरिए लाखों रुपए भेजे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये रकम बतौर सैलरी उन्हें मिल रही है। खुफिया एजेंसियों के जरिए खबर ये भी है कि सिलेंडर में पैसे भरकर महिलाएं हवाला के पैसों की तस्करी कर रही हैं और इसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों को हवाला के जरिए 50 से 60 लाख रुपए हर महीने भेजे जा रहे हैं। अलगाववादियों के बैंक अकाउंट में रकम थोड़ी थोड़ी करके जमा कराई जाती है, जिसकी वजह से ध्यान नहीं जाता। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू के कुछ व्यापारियों की शिनाख्त की है, जिन पर हवाला रैकेट में शामिल होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक महिला कुरियर्स को जेएनके में नकली नोट पहुंचाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन एक अलग तरीके से मनाने वाले हैं। कल पीएम मोदी का 66वां जन्मदिन है। पीएम कल गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों के साथ रहेंगे। 11,223 दिव्यांगों को 11 करोड़ की धनराशि के उपकरण दिए जाएंगे। कल ही 1,000 दिव्यांग केसरिया, सफेद और हरे रंग के वस्त्र पहनकर राष्ट्रीय ध्वज का रूप देंगे। ये दिव्यांगों का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। विशेष बात यह रहेगी कि इस कार्यक्रम के कारण 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने की संभावना है। आज अर्थात उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दिव्यांगजनों द्वारा 1000 दिए जलाए जाएंगे। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। कार्यक्रम में 11,223 दिव्यांगों को किट बांटे जाएंगे। इससे पहले वाराणसी में भी 9,200 किट पीएम मोदी ने बांटे थे। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। कल 1,200 व्हीलचेयर भी बांटी जाएंगी। इससे पहले 376 व्हीलचेयर बांटने का रिकॉर्ड है। कल 2200 सुनने की मशीन भी बांटी जाएंगी। इससे पहले 500 सुनने की मशीनें बांटने का रिकॉर्ड है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1 टन से ज्यादा वजन का केक तैयार किया गया है। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया से बिगड़ते हालात के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बीच मुलाकात हुई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन को मिलने के लिए बुलाया था। मुलाकात के बाद नड्डा ने कहा, दिल्ली सरकार से मरीजों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा, उनकी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा है कि जो भी डेथ रिपोर्ट हुई प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अपने हॉस्पिटल में, सबकी केस हिस्ट्री मांगी जाए, सबकी डिटेल्स ली जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसकी रिपोर्ट हमको दी जाए। तो नंबर तो काफ़ी बढ़ गया, पर हम काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेड सभी अस्पतालों में अवेलेबल हैं और आज तो केंद्र सरकार ने मान लिया तो 1000 बेड आज से और एक्स्ट्रा बढ़ गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदर्शन को भगोड़ा दिवस का नाम दिया। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया गया। एक चार्जशीट हम लोगों ने जारी करी है और चार्जशीट के अंदर हमने आंकड़ों के बदौलत हमने बताया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार, किस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार मुख्यतः और साथ साथ कॉर्पोरेशन जिम्मेवार है आज की इस महामारी के लिए। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 13 और डेंगू से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकनगुनिया से 5 मौत गंगाराम अस्पताल, 5 मौत अपोलो, फोर्टिस में 1 एम्स और 1 बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में हुई। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1,700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के भी 1,150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काफी बेड अभी खाली हैं। किसी भी अस्पताल या डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकते। कावेरी जल विवाद को लेकर आज तमिलनाडु बंद रहा। कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। तमिलनाडु में किसान और व्यापारी संगठनों ने बंद बुलाया।
डीएमके, कांग्रेस, एमडीएमके समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने होसूर और सैदापेट में रेल रोकी, सड़क पर चक्का जाम भी किया। चेन्नई में प्रदर्शन के दौरान डीएमके नेता एमके स्टालिन समेत कन्निमोझी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाइको को रेल रोकने के आरोप में तिरुचिरापल्ली से हिरासत में लिया गया। इस बीच पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य के कई स्कूल कॉलेज बंद रहे, सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा, बाजार भी बंद हैं। कर्नाटक में भी करीब 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एसोचैम के मुताबिक हिंसा और प्रदर्शन से सिर्फ बेंगलुरु को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन में एयर शो के दौरान हुए एक बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार को चीन के हेबई प्रांत की राजधानी शिनजियांग में हुआ। एयर शो चल रहा था, काफी तादाद में लोग इसे देखने पहुंचे थे। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे एक हल्का विमान हवा में संतुलन खो बैठा और थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। हादसे के दौरान प्लेन में पायलट समेत 4 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो LE-500 था। प्लेन को चीन की AVIC इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इससे पहले भी एयर शो के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। 18 जुलाई 2016 को पश्चिमी कनाडा में एयर शो के दौरान एक विमान क्रैश हो गया, पायलट की मौत हो गई। 23 अगस्त 2015 को इंग्लैंड के ब्रिगेटन में एयर शो के दौरान हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। 3 अगस्त 2015 को रूस में रियाजान शहर में एयर शो के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट की मौत हो गई। चीन में एयर शो के दौरान हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। अब तक वजह का पता नहीं चल सका। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात फास्ट एंड फैक्ट्स में शाम 7 बजे।